हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम क्लासेस। आज हम कवर करने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो बेसिक रिसोर्स हमारा आज रहेगा वो होगा ज्ञानम की मंथली मैगजीन, जो हर मंथ रिलीज की जाती है ऑन देयर साइट। इसमें बहुत ही सिस्टमैटिकली एज पर योर सिलेबस द न्यूज इज बाइफरकेटेड। वी हैव डिफरेंट सेक्शंस फॉर स्पोर्ट्स, फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉर नेशनल, फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस इंफॉर्मेशन। इसलिए आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होंगे नेशनल न्यूज, कुछ स्टेट स्पेसिफिक न्यूज, देन सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड सम इंपॉर्टेंट डेट्स। So let's get started with our first news item, that is the 16th BRICS Summit. Recently, BRICS Summit has been organized at Kazan in Russia. Here it is. This year, the theme for the organization was strengthening multilateralism for just global development and security. इससे आगे बढ़ने से पहले let's have a quick glance at what is BRICS. Yes, BRICS stands for Brazil, Russia, India, China and South Africa. ये इन 5 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है जो कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट पे फोकस करती है। रिसेंटली ये मीटिंग जो कजान रशिया में हुई है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इट इज द फर्स्ट मीटिंग जो अटेंड की गई है बाय इट्स एक्सपेंडेड मेंबर्स। यस, लास्ट ईयर जो ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें वी हैव एडेड सर्टेन न्यू मेंबर्स टू द ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में सिर्फ ये 5 मेंबर्स नहीं है, वी हैव सेवरल न्यू मेंबर्स आल्सो। दे आर इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, Saudi Arabia and yes, UAE. Okay. In addition to this, we have the existing 5 members. इसके साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस अब प्रेजेंट टाइम में इसलिए भी बढ़ती जा रही है बिकॉज नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग द 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 35% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि एक बहुत बड़ा शेयर है किसी भी ग्लोबल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो इतनी ज्यादा जीडीपी और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करे। ये फ्रॉम दिस स्लाइड इफ वी हैव टू टेक द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दे विल बी कि ये मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, इट्स इन कजान एंड रशिया, व्हाट आर द न्यू मेंबर्स, हियर आर द न्यू मेंबर्स एंड व्हाट आर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। सो वी नो दैट ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। So I hope it is clear to all of you. Let's move to the next slide. Yes, next information is about the president's visit to some nations in Africa. ये visit by our honorable president ma'am is very important because ये president of India की first visit है to these 3 nations. Let's first have a look कि वो कौन से 3 nations हैं. They are Algeria, Mali, Mauritania and Malawi. I'm sorry, Mali is not there. 3 are Algeria, Mauritania and Malawi. Now, let us look at the news first. News says that President Draupadi Murmu ma'am had been on a 3-nation visit to Algeria, Mauritania and Malawi. इस न्यूज आर्टिकल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लेने हैं, दे आर नंबर 1, ये इनकी लोकेशंस कहाँ हैं। ये जो 3 नेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं इनकी लोकेशन कहाँ है, जो कि अभी हमने मैप पर देखी, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमें पाई जाती है। एक बार फिर से उनकी लोकेशंस देख लेते हैं। यस, हियर आर अल्जीरिया, मॉरिशनिया एंड मलावी। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद करना है वो है अबाउट द प्रेसिडेंशियल काउंटर पार्ट। यस, इसका मतलब ये है कि अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है, हमें उनका नाम, उसका आइडिया होना चाहिए जिनसे हमारे प्रेसिडेंट नाम मिले हैं जाकर। His name is Abdul Majid Tebboune. Yes, the name sounds some bit difficult to remember, but yes, हम इसको जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो we will be familiar with these things. Secondly, our Madam President had also met the President of Mauritania, whose name is Mohamed Ould Ghazouani. Similarly, in Malawi, he held a bilateral meeting in which he met Mr. Lazarus Chakwera. तो ये कुछ नेम्स थे
प्रेसिडेंट के, जिन्हें हमारे प्रेसिडेंट मैम ने जाकर बायलेटरल मीटिंग्स जिनके साथ की हैं, और ये 3 नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आई रिपीट अगेन, अल्जीरिया, मॉरिशेनिया एंड मलावी. तो ये 3 नेशंस की लोकेशन एंड देयर प्रेसिडेंट शुड बी ऑन आवर टिप्स. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, ये है अबाउट द एशियान इंडिया समिट. रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी had gone to Laos for attending the 21st edition of ASEAN India and 19th East Asia Summit. अब ये एशियान है क्या? सिमिलरली जैसे अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द ब्रिक्स, एशियान भी कुछ कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है जो कि साउथ ईस्ट एशिया नेशंस में पड़ती है. लेट्स हैव अ लुक कि इनमें कौन सी कंट्रीज है. Here it is our India. India is not a part of ASEAN, but yes, ये जो कंट्रीज हमें वॉयलेट में दिख रही हैं, these are the ASEAN countries. ASEAN stands for Association of Southeast Asia Nations. Okay? अब इसके अंदर मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपाइंस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड कंबोडिया. ये इसके मेंबर्स हैं. अब रिसेंटली our honorable prime minister had gone to Laos. Here you can see जहां पर एशियान समिट हुआ, 21st एडिशन ऑफ एशियान समिट. तो ये लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एशियान है क्या, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों चीजें हमने अभी अभी कवर की. आई होप दिस न्यूज इज क्लियर टू यू. इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स जो इस एशियान समिट के हुए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. दे आर, फर्स्ट, India has proposed setting up an ASEAN India Women Scientist Conclave. ये इनिशिएटिव ये इंश्योर करेगा कि जो हमारी विमेन साइंटिस्ट्स हैं, दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क आउटसाइड देयर कंट्री. सिमिलरली इससे क्या होगा कि उनकी एजुकेशन और उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीज होगा. तो दिस इज वन मूव दैट इंडिया हैज सजेस्टेड. इसके साथ ही इंडिया ने ये भी सजेस्ट किया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भी एशियान कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, उनके नंबर को डबल कर दिया जाए. तो ये भी एक आउटकम था. इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनाउंस्ड अ 10-point प्लान जो कि फोकस करेगा बिल्डिंग ऑन द पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज विद द पीपल ऑफ एशियान कंट्रीज. इसके साथ ही जो एक क्विक फैक्ट हम याद कर सकते हैं वो ये है कि वहां पर रामाकीन, नाम सुना सुना लग रहा है, थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है रामायण के साथ. यस, ये लाओस में जो रामायण परफॉर्म की जाती है उसका एक वहां का लोकल वर्जन है जिसे रामाकीन कहा जाता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहां पर इसको भी विटनेस किया है. तो द क्विक फैक्ट्स फ्रॉम दिस स्लाइड कैन बी, एशियान है क्या, एक ये ग्रुपिंग है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की. इसके साथ ही ये मीटिंग कहाँ हुई, इन लाओस. यस, the place is also important, which is Vientiane. You can pronounce it anyhow as per you feel, but हमें ये नाम याद होना चाहिए so that if any option we come across this statement, so we are able to mark it. इसके साथ ही yes, the 10-point plan, the women scientist conclave, and yes, रामाकीन जो कि एक लोकल वर्जन है लाओस में रामायण का. I hope I am clear till now. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज आइटम है अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स विजिट टू इंडिया. रिसेंटली मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है, ही वाज ऑन अ विजिट टू इंडिया. वो इंडिया आए और वो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर गए, जैसे कि आगरा में, मुंबई में एंड बेंगलुरु में. तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडिया के लिए. आगरा जहाँ पर ताजमहल है, ही ऑल्सो विजिटेड ताजमहल, जहाँ पर वी हैव द 7th wonder of the world जो हमारा ताजमहल है. देन मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है हमारी कंट्री की. वी ऑल्सो हैव बेंगलुरु जो कि हमारी IT कैपिटल है. So 3 significant places was visited by president of Maldives. ठीक है. इसके साथ ही the counterparts have signed a vision for comprehensive economic and maritime security partnership. इसका मतलब ये है कि एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ, मींस मालदीव्स जो है हमें पता है कि एक आइलैंड कंट्री है,
मोस्टली जो उनकी इकोनॉमी है वो एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। उससे पहले जस्ट अ मिनट, लेट्स हैव अ लुक वेयर मालदीव्स इज सिचुएटेड, तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। देखिए, दिस इज इंडिया और ये है मालदीव्स। ये एक स्मॉल आइलैंड नेशन है जिसकी कैपिटल है मले। इंडिया बहुत हेविली इन्वेस्टेड है मले में। हमने वहां पर ग्रेट मले प्रोजेक्ट को भी इन्वेस्टमेंट वहां हमने की हुई है। तो इकोनॉमिकली भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए। सेकेंडली, जो वहां पर टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, टूरिस्ट जो यहाँ जाते हैं मालदीव में मेजोरिटी इंडिया से ही जाते हैं, तो इसलिए इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, सिंस इसकी जो लोकेशन है बहुत ही क्रिटिकल है, तो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया को भी उससे नीडेड है और मलय को भी इंडिया से नीडेड है। तो इन बोथ वेज ये दोनों कंट्रीज अपने आप को सिक्योर करने के लिए दे आर एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, जो कि है द विजन डॉक्यूमेंट दैट वी हैव रिसेंटली सीन, जो अभी साइन हुआ है। इस विजिट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है वो ये है कि हु इज द मालदीव्स प्रेसिडेंट, हिज नेम इज डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। देन उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स इंडिया के साथ साइन किए हैं। रिसेंटली एक विजन हमने साइन किया है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसके साथ ही इंडिया ने सपोर्ट ऑफ $400 million, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, जो इंडिया ने उनके साथ प्रॉमिस किया है दैट वी विल बी हेल्पिंग यू। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मालदीव्स में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस अभी चल रहे थे, तो उससे ओवरकम करने के लिए इंडिया हैज हेल्प, जैसे इंडिया सबकी हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मूव्स ऑफ इंडिया टू हेल्प इट्स नेबरिंग स्टेट। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। यस, it is about the declaration of trachoma as India being free from trachoma। ये WHO ने डिक्लेयर किया। What does WHO stands for? It is World Health Organization। Okay, तो World Health Organization ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया में अब ट्रैकोमा नहीं है। तो हमें जानना पड़ेगा कि ट्रैकोमा क्या है। बेसिकली ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि स्पेसिफिकली आईज को अफेक्ट करती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि नॉर्मल आई ऐसी होती है, बट ट्रैकोमा, जिनको ट्रैकोमा की डिजीज हो, व्हाट हैपेंस इज एक रेड कलर का बल्ज उनकी आईज में आ जाता है। तो व्हाट वी वांट टू नो फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल इज दैट ट्रैकोमा एक कंटेजियस मतलब एक दूसरे से फैल सकती है। देन इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है, आईज को। तो सिंपली हमें क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि ट्रैकोमा कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है, ट्रैकोमा बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है, और इंडिया में ट्रैकोमा प्रेजेंट है या नहीं। तो आई होप आई एम क्लियर फ्रॉम दिस न्यूज कि इंडिया में ट्रैकोमा नहीं है। WHO हैज डिक्लेयर्ड दैट ट्रैकोमा एक बीमारी है जो फैल सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू दी जो स्क्रीशंस होती हैं इन्फेक्टेड पर्सन की, उनकी आईज से, उनकी आईलिड से, उनके थ्रोट से, उनसे ये फैल सकती है। इसके साथ ही इंडिया जो है एक थर्ड कंट्री बन गया है साउथ ईस्ट एशिया नेशन में जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया हो। तो आप क्या मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ऐसी दो कंट्रीज और कौन है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जिन्होंने ट्रैकोमा फ्री, दोज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ट्रैकोमा फ्री। आई होप you all will find it and send to it to me in the comment section. Then अब इंडिया ने ट्रैकोमा नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था 1963 में, जिसके कारण we have achieved this milestone. I hope I am clear with this news. Then again we have an important news item which is about the declaration of classical languages. हमें ये तो पता है कि हमारे पास ऑलरेडी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। सबसे पहले तमिल जो कि डिक्लेयर की गई थी क्लासिकल लैंग्वेज इन 2004। उसके बाद संस्कृत जो कि डिक्लेयर की गई थी इन 2005 एंड उसके बाद वी हैड तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया। ये कुछ सेवरल अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन पास किया है जिसके अंदर हमने 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया है। अब क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है?
क्लासिकल लैंग्वेज का सिंपल भाषा में अगर हम मतलब समझें तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनका अपना एक बहुत पुराना इतिहास होता है, जिनकी अपनी एक ओरिजिनल कंटेंट होता है, एक ओरिजिनल लिटरेचर होता है जो कि बहुत एंशियंट होता है, जो कि प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हम ऑलरेडी नोटिफाई कर चुके हैं, बट हमने कुछ और लैंग्वेजेस भी नोटिफाई की हैं विच आर फर्स्ट ऑफ ऑल मराठी, जो ऑब्वियसली महाराष्ट्र रीजन में पॉपुलरली बोली जाती है। इसके बाद बंगाली, जो वेस्ट बंगाल रीजन में बोली जाती है, नॉट स्पेसिफिकली कि वो वेस्ट बंगाल में ही बोली जाती है, बट ये एसोसिएटेड रीजन में इट इज। देन पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज एज सच हम आज प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे, बट यस हमें बहुत से बुद्धिस्ट सर्मन्स इस लैंग्वेज में मिलते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करें। देन वी हैव प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज इज कंसिडर्ड अ लैंग्वेज जो संस्कृत, जैसे संस्कृत वाज कंसिडर्ड अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द एंशिएंट टाइम। तो जो लोकल लोग, जो कॉमन पीपल जो लैंग्वेज बोला करते थे, वो लैंग्वेज थी प्राकृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती थी बाय द ब्राह्मण जो वेल वर्स्ड होते थे उस लैंग्वेज में, बट कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी, अगर उन्हें संस्कृत दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट राइटली, तो वो जो आम भाषा यूज करते थे दैट वाज प्राकृत। एंड वन मोर लैंग्वेज इज असमी। तो नाउ द क्वेश्चंस कैन बी, टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? पहले कितनी थी? 6, अब कितनी हो गई? 5। So yes, the sum comes out to be 11. So we have total 11 languages which are declared as classical languages. I hope I'm clear. Yes. Moving on to the next item, which is about BBNJ. Sounds like DDLJ? Yes, but it's not related to that. BBNJ is Biodiversity Beyond National Jurisdiction. अब इसका क्या मतलब है इतनी बड़ी टर्म का? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन मींस कि जो भी बायोडाइवर्सिटी यानी फ्लोरा, फौना, फिशेज जो भी हमारी नेशनल जुरिस्डिक्शन से बाहर लाया करते हैं, अब उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? दिस वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि कोई भी मिनरल, कोई भी रिसोर्स जो किसी कंट्री के नेशनल जुरिस्डिक्शन से बाहर मिलता है, उस पर किसका हक होगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we have come, I mean not we, it's United Nations have come up with a treaty which is biodiversity beyond national jurisdiction. पहले हम समझते हैं कि नेशनल जुरिस्डिक्शन किसी कंट्री की कहां तक हो सकती है। जैसे मान लिया जाए कि ये इंडिया की कोस्टल, ठीक है, अगर ये इंडिया का कोस्टल बाउंड्री है तो कोस्टल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, विच मीन्स कि इस एरिया के अंदर जो भी मिनरल, जो भी एनर्जी रिसोर्सेज, जो भी फ्लोरा फौना प्रेजेंट है, उस पर जो अथॉरिटी है, सोवरेनिटी है, वो इंडियन गवर्नमेंट की है। ओके, इसके बियॉन्ड, इस लाइन के आगे जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे उस पर किसी एक कंट्री का राइट नहीं होगा। इसके लिए ही हम BBNJ लेकर आए हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ताकि इसके बाद जो भी बायोडाइवर्सिटी मिले, ठीक है, उसको उस पर किसका राइट हो ये स्टैब्लिश हो सके। हम कुछ की फीचर्स देख लेते हैं इस ट्रीटी के। ये एक नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी साइन हुआ है, इंडिया ने भी साइन किया है। इसमें यही है कि इसके 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया होगा उस पर जो राइट्स हैं उस पर इक्विटेबल शेयरिंग होगी। इक्विटेबल शेयरिंग मतलब वो किसी एक नेशन का राइट नहीं होगा, वो सब कंट्रीज आपस में उसके बेनिफिट्स को शेयर करेंगे। इसके साथ ही ये फोकस किया जा रहा है कि वहां पर डिस्ट्रक्टिव फिशिंग और पॉल्यूशन को रोका जा सके। ये ना हो कि माइनिंग करते जा रहे हैं और इन्वायरमेंट को बिल्कुल पोल्यूट करेंगे। इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है और बेनिफिट्स जो अक्रू हो रहे हैं उनको भी इक्वली शेयर करना है। दिस इज व्हाट BBNJ says। और न्यूज आइटम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन कैन सिंपली बी कि इज इंडिया अ साइनेटरी ऑफ दिस? तो हम बोलेंगे यस, इंडिया ने इसको साइन किया है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम की ओर, विच इज अबाउट IBCA। IBCA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस।
इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, अप्रूव कर दिया है दैट वी विल बी ज्वाइनिंग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किससे रिलेटेड है? इट इज बेसिकली नॉट कैट्स जो हमारे घर पे आती है, इट इज अबाउट द बिग कैट्स। बिग कैट्स इंक्लूड प्यूमा, जैगुआर, टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता एक्सेट्रा। इन स्पीसीज की प्रोटेक्शन के लिए एक अलायंस बनाया गया है जिसे हम IBCA बोल रहे हैं, और इंडिया ने भी ये ज्वाइन किया है क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी बिग कैट्स पाई जाती हैं सिवाय दो की, दोज आर प्यूमा एंड जैगुआर। इंडिया में बाकी सारी बिग कैट्स पाई जाती हैं बट प्यूमा और जैगुआर एक्सेप्शन है। तो काइंडली नोटेड, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। तो अगर उसमें प्यूमा और जैगुआर ऑप्शन होगा तो वी विल नॉट बी मार्किंग इट क्योंकि वो इंडिया में नहीं पाया जाता। इसके अलावा ऑल अदर बीट लेपर्ड, चीता, टाइगर, लायन, लेपर्ड, एवरीथिंग, इट्स स्नो लेपर्ड आल्सो, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर आप सबके लिए अगेन एक क्वेश्चन है, दैट इज हमने रिसेंटली चीता रीइंट्रोडक्शन किया है फ्रॉम नामीबिया। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वो कौन सी नेशनल पार्क था या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जहां पर चीतास को रिलोकेट किया गया है। काइंडली मेक इट अ पॉइंट, दिस क्वेश्चन मार्क सिंबलाइज दैट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपने भी सुनी होगी, इट इज कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में एक न्यू स्टैचू ऑफ जस्टिस हैज बीन अनवील्ड। एज द न्यूज सेज, a new statue of justice was unveiled in Supreme Court library। अब क्या यूनिक है इस स्टैचू के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लेट्स हैव अ ग्लैंस एट दैट। इस बार क्या है कि जो न्यू स्टैचू है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये स्टैचू ब्लाइंड फोल्ड नहीं है। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब इनकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है। पहले कहा जाता था कानून अंधा है। द सिंबल वॉज कि जो कानून है, जो लॉ है, वो उसके लिए सब बराबर हैं। वो ब्लाइंड है क्योंकि वो किसी को, बड़े को, ये नहीं कि बड़े के लिए फेवर कर दिया या छोटे के लिए उसको डिसरिगार्ड कर दिया, सबके लिए, लॉ के लिए एवरीबडी इज इक्वल। लेकिन अब ये ब्लाइंड फोल्ड नहीं है। इससे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो ये मैसेज देना चाह रहा है कि अब का जो आज का लॉ है वो ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, वो सबको देखता है, बट सबको वो इक्वली देखता है, ओके। और इसके साथ ही जो मेजर चेंजेस है वो ये है कि पहले लेडी जस्टिस के पास एक स्वॉर्ड होती थी, स्वॉर्ड मतलब तलवार, बट अब तलवार नहीं है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, अ बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये सिंबलाइज करती है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं, ओके। इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि अब लेडी जस्टिस ने एक साड़ी वियर की गई है जो कि एक इंडियन टच देती है और कॉलोनियल लेगेसी से एक ब्रेकआउट है। तो ये मेजर 3 चेंजेस हैं, वेयरिंग अ साड़ी, अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइकॉनिक जो ब्लाइंड फोल्ड था वो अब नहीं है, इट डज नॉट हैव अ ब्लाइंड फोल्ड, ओके। तो द मैसेज इज वेरी क्लियर कि अब जो न्याय है वो सब कुछ देखता है, उसके सामने कुछ गलत हो नहीं सकता क्योंकि अब वो ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, ठीक है। और जो भी उसका डिसीजन होगा लॉ का, जुडिशरी का, इट विल ऑलवेज बी बाइंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी तक हमने सारी नेशनल न्यूज कवर कर ली है, अब हम कवर करेंगे कुछ स्टेट स्पेसिफिक न्यूज। सबसे पहले हम चलते हैं उन 2 मेजर स्टेट्स की ओर जहां पर रिसेंटली हमने इलेक्शंस होते हुए देखे लास्ट मंथ। सबसे पहली स्टेट थी हरियाणा की स्टेट, जहां पर नाउ वी हैव द न्यू सीएम हु इज नायब सिंह सैनी। मिस्टर नायब सिंह सैनी साहब इज द सीएम ऑफ हरियाणा। हरियाणा में बीजेपी हैज सिक्योर्ड अ थर्ड टर्म, तो उनकी एक हैट्रिक हो गई है हरियाणा में। वहां पर कौन कितनी सीट जीती है बीजेपी ने? 48 आउट ऑफ 90 सीट। देन कमिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शन हुए 90 सीट्स पर। अगेन वी कैन सी वहां पर भी 42 सीट्स जो थी वो जीती है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने, जिसकी वजह से जो उनके लीडर थे मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उनको बनाया गया है सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जैसे हरियाणा में एक क्लियर कट मेजॉरिटी थी, वैसे जम्मू एंड कश्मीर में वी हैव अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ एनसीपी, दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, एज वेल एज 6 MLAs आर फ्रॉम कांग्रेस एंड कुछ इंडिपेंडेंट MLAs भी हैं। बट
जो पॉइंट हम याद रखेंगे वो सिंपली है, हु इज द सीएम? सीएम इज मिस्टर नायब सिंह सैनी फॉर हरियाणा एंड मिस्टर उमर अब्दुल्ला फॉर जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, कमिंग टू असम। असम एक बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट। हमने डिस्ट्रिक्ट तो सबने सुनी है और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बारे में भी हमने सुना है, बट असम हैज कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फर्दर स्प्लिट कर दिया गया है इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट, ताकि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। जैसे कि ये एक ए डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट। इससे क्या होगा कि एक असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर लेवल एडीसीज, दे विल बी हेडिंग दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस 4 डिस्ट्रिक्ट। इससे क्या होगा कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी है। जब उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में वी कैन डिवाइड, तो क्या होगा कि हम उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को बेटर एनालाइज कर सकते हैं। तो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि 4 डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आंसर वुड बी असम। देन अ न्यूज फ्रॉम गुजरात, जहां पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है एट लोथल। लोथल सुनकर वी रिमेंबर दैट यस, इट इज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, जहां पर वी हैव फाउंड दी वेयर हाउसेज, जहां पर बीड मेकिंग का काम होता था। ये सेम वही जगह है, और वहां पर अब बन रहा है NMHC, विच इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और लोथल कहाँ है? इट इज इन गुजरात। अब इसके साथ ही 1 स्टेप अहेड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके चीफ आर्किटेक्चर फर्म कौन सी है, तो हम उसको भी पढ़ लेंगे, हम कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे थोड़ी। तो इट इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इट्स हफीज कॉन्ट्रैक्टर। देन द लास्ट न्यूज इज फ्रॉम बिहार। बिहार में सेकेंड टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया गया है। वहां पर पहले से एक टाइगर रिजर्व है बिहार में, दैट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब वहां पर एक रिसेंट टाइगर रिजर्व को फिर से अनाउंस किया गया है, विच विल बी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑलरेडी वहां पर एक टाइगर रिजर्व है विच इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब एक न्यू अनाउंसमेंट हुई है वहां पर टाइगर रिजर्व की, जो कि है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको इसको रिवर्स में भी याद रखना है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है? इट्स इन बिहार। सिमिलरली वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? इट इज इन बिहार। आई होप the state news are clear to all of you. So let's move ahead. Yes. Now we have some government initiatives. अभी तक हमने जो 2 एजेंडा थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने कंप्लीट की नेशनल न्यूज, फिर हमने स्टेट स्पेसिफिक न्यूज कंप्लीट की। अब हम करेंगे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो पहला गवर्नमेंट इनिशिएटिव है हम सफर पॉलिसी। हम सफर पॉलिसी, इसमें नेम से कुछ सजेस्ट नहीं हो रहा कि ये किसके बारे में है, ठीक है। इसलिए ऐसी पॉलिसीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एग्जाम में जाकर गेस नहीं कर सकते कि ये तो यही होगी या ये तो वही होगी, बिकॉज द नेम इज नॉट सजेस्टिंग अस एनीथिंग। लेकिन दिस पिक्चर इज सजेस्टिंग समथिंग। ये किसकी पिक्चर है? इट्स अ पिक्चर ऑफ अ नेशनल हाईवे। तो ये पॉलिसी भी नेशनल हाईवे से रिलेटेड है। ये पॉलिसी मेक श्योर करना चाहती है कि जो हाईवेज होते हैं उनके साइड पर ये जो जगह खाली है, इस जगह पर हम कुछ बेसिक अम्यूनिटीज जैसे बेबी केयर सेंटर या फिर क्लीन टॉयलेट या ईवी चार्जिंग स्टेशन, इस खाली जगह को वी कैन यूज फॉर बिल्डिंग दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जो भी हाईवेज पर ट्रेवल कर रहे हैं, उनके लिए ईज हो सके। सो दैट अगर आपको देखिए बेबी केयर सेंटर मिल जाएगा तो आपको स्टे करने के लिए इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर द वुमेन। देन क्लीन टॉयलेट्स, एवरीबडी डिमांड्स दैट, स्पेशली व्हेन वी आर ट्रैवलिंग। तो नेशनल हाईवे के स्ट्रेच पर इन फैसिलिटीज को हम ला रहे हैं, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए हम एक ईज इंश्योर कर सके। तो ये कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत हम कर रहे हैं? अंडर हम सफर पॉलिसी। ओके, और इसको कैसे हम फैसिलिटेट करेंगे, कैसे हम लोगों तक लेके जाएंगे? थ्रू द राजमार्ग ऐप। राजमार्ग ऐप NHAI, विच इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका एक ऐप है
जिसके ऊपर हम हमारे हाईवेज कहाँ है, उसका नेम क्या है, वहां पर कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो वर्किंग है या नहीं, ये सब हम चेक कर सकते हैं थ्रू वन ऐप विच इज राजमार्ग ऐप. Yes, moving on to the next scheme which is from the agriculture sector. अभी तक हमने की है NHAI की जो स्कीम है, मींस ट्रांसपोर्टेशन की. अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर. यहाँ पर कोई न्यू स्कीम नहीं है, बट व्हाट हैज बीन डन इज जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी, जैसे हमने सुना है कि कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, हमने सुना है कि सॉइल हेल्थ कार्ड्स दिए जाते हैं फार्मर्स को ताकि वो असेस कर सके कि उनकी जो सॉइल है उसको कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए. ऐसे वी हैव पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम जो कि माइक्रो इरिगेशन फंड से रिलेटेड है. तो ये बहुत सारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यूज है, जो स्कीम्स है, उनको क्लब कर दिया गया है अंडर 2 अम्ब्रेला स्कीम्स. अम्ब्रेला स्कीम का क्या मतलब होता है? दिस इज एन अम्ब्रेला, प्लीज सॉरी फॉर द अगली ड्रॉइंग, लेकिन ये एक अम्ब्रेला है. अम्ब्रेला का मतलब होता है कि एक अम्ब्रेला के अंदर सब कुछ आ जाता है. तो नाउ वी आर हैविंग 2 अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. अब इन स्कीम्स के अंतर्गत जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए स्कीम्स चल रही हैं, हम उनको क्लब कर रहे हैं ताकि उनका टारगेटिंग जो है, उनका बेनिफिट्स है, उसको हम इनहेंस कर सकें. तो क्या नाम है उनके? अब है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, PMRKVY. क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. और दूसरी क्या है? कृषकोन्नति योजना. इट इज बेसिकली कृषकोन्नति योजना मीन्स कृषक इज यूज्ड फॉर फार्मर. तो कृषकोन्नति योजना. तो ये 2 योजनाएं हैं जो कि नई पॉलिसी नहीं है, बट एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं हमने उनको क्लब कर दिया है इन 2 हेडिंग्स के अंदर. और इसमें होगा क्या क्या? इसमें 57,000 करोड़ का जो हमने एक लेआउट दिया है, इसमें देयर आर मेनी स्कीम्स लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम है, परंपरागत कृषि जो योजना थी दैट इज ऑल्सो हेयर. वी हैव कृषकोन्नति योजना जिसको 44,246 करोड़ का लेआउट दिया गया है. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज इससे क्या होगा, टारगेट ट्रैकिंग करना बहुत इजी हो जाएगा, जिससे फार्मर तक जो स्कीम्स का रियल मोटिव है इट कैन बी रीच्ड. So a phenomenal step. Then moving on to the next scheme which is PM internship scheme. PM internship scheme. अब ये internship क्या होती है? Internship is just like a formal employment, but yes, उससे कम होती है. इसमें we go to the workplace, we learn the things, but we are not considered the full-time employees of the organization. जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी ए में, और वहां पर आपको टीचिंग या फिर एडटेक कंपनी है कोई, आप टीचिंग सीखना चाहते हैं, तो फॉर सम टाइम दे विल टीच यू थिंग्स कि ऑपरेट कैसे करना है, स्क्रीन कैसे चलानी है, लैपटॉप कैसे यूज करना है, एवरीथिंग. तो इस पीरियड में आप सीखेंगे सो दैट व्हेन यू आर इंडक्टेड एज द फुल टाइम मेंबर उस एडटेक कंपनी में, आपके पास स्किल्स भी हो, आपके पास टैलेंट तो ऑलरेडी है, तो उसको स्किल्स के साथ हम पॉलिश करके आपको एक बेटर एम्प्लॉयड पर्सन बना सके. तो यही कुछ एक स्कीम है PM इंटर्नशिप स्कीम, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम 1 करोड़ यूथ को टॉप 500 कंपनीज में रखेंगे, प्लेस करेंगे, जहां पर वो सीखेंगे न्यू स्किल्स एज पर देयर डिमेनियर. इन स्कीम्स को सीखकर दे विल बी बेटर स्किल्ड, उनके पास बेटर स्किल्स होंगी तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होंगी. तो ये एक स्टेप है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट भी कर सकते हैं और हमारी जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसे भी बढ़ा सकते हैं. आइए अब इसके फीचर्स देखते हैं. सबसे पहले ड्यूरेशन क्या होगी इस इंटर्नशिप की? इट विल बी 12 मंथ, 12 महीने यानी 1 साल. देन कौन कौन से एज ग्रुप के जो बच्चे हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं? दे आर फ्रॉम 21 to 24 ईयर्स. देन इसमें क्या है कि वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए या फुल टाइम किसी एजुकेशन का पार्ट नहीं होने चाहिए. जैसे मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट के प्राइवेट इंस्टीट्यूट से B.Ed कर रहे हैं, अपनी BSc कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है. देन फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए? 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए. देन उनकी फैमिली में से कोई भी जो मेंबर है वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए. आई होप द कंडीशंस आर क्लियर. आई रिपीट,
12 मंथ्स का टाइम है, 21 to 24 एज है, गवर्नमेंट सर्विस में कोई नहीं होना चाहिए उनकी फैमिली में से, 8 लाख पर एनम तक की उनकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, और वो फुली एम्प्लॉयड या फुल टाइम एजुकेशन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? जो एज एन इंटर्न ज्वाइन करेगा इन 500 टॉप कंपनीज में, मीन्स हम किसी एक कंपनी में जा रहे हैं, तो क्या बेनिफिट्स होंगे? इट विल बी अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 4,500 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, ओके, और इसके साथ ही 500 रुपीज एडिशनली होंगे जो कि वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी अपने CSR फंड में से। नाउ व्हाट इज CSR? CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ये मतलब है कि कोई भी प्रॉफिटेबल जो कंपनी होती है उसको नेशन के लिए, उसको सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अपने प्रॉफिट्स का 2% जो प्रॉफिट में से हिस्सा होता है वो देना होता है फॉर दीज एक्टिविटीज, फॉर सोशल डेवलपमेंट, फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो उस CSR फंड में से जो पैसे निकाले जाएंगे उनको यूज किया जाएगा इन इंटर्न्स को 500 रुपीज पर मंथ देने के लिए। So this was the majorly about that scheme. Now let us move to the next scheme, which is the पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी। इसको सुन के थोड़ा सा हमें याद आ रहा है, सिमिलर स्कीम थी एक ड्रोन दीदी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, रूरल वुमेन को ड्रोन कैसे चलाते हैं ये सिखा रहे थे, राइट। अब ये पर्यटन दीदी या पर्यटन मित्र ये भी उससे रिलेटेड है। पर्यटन वर्ड जो है एक हिंदी वर्ड है फॉर टूरिज्म, जो हम एक से जगह दूसरी जगह जाते हैं घूमने फिरने, विच इज कॉल्ड टूरिज्म, उसको पर्यटन हम कहते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इंडिया जो कि यहाँ पर देयर सो मेनी टूरिस्ट प्लेसेस, उनमें जो लोकल लोग हैं, द लोकल यूथ, द लोकल वुमेन, या फिर जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक द कैब ड्राइवर, द ऑटो ड्राइवर, द होटलियर, जो होटल्स जिनके हैं, जो होटल ओनर्स हैं, इन सब लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि जो भी टूरिस्ट उस स्टेट में, उस कंट्री में आ रहा है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस फील हो सके। ठीक है, इसमें हम क्या करने की एम कर रहे हैं, एज यू कैन रीड, कि जो लोकल्स हैं जैसे ऑटो ड्राइवर, स्ट्रीट वेंडर, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको हॉस्पिटैलिटी और केयर के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सिखाए जा सके, ताकि टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो एक काफी प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो सके। इसका जो स्पेशल फोकस है वो वुमेन और यूथ पे रहेगा। इस स्कीम को हम ऐसे भी लिंक कर सकते हैं विद द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम वन प्रोडक्ट स्कीम, जो कि ये फोकस करती है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। जैसे मान लीजिए मैं अमृतसर की अगर बात करूं, अमृतसर के पापड़, अमृतसर की वड़ियां, ये यहाँ के रिमार्केबल फीचर्स हैं, तो हम इनको जो है वर्ल्ड में फेमस कर सकते हैं अगर हम अपने यूथ को ट्रेन करें कि व्हाट डज इट मीन, इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। तो इन फीचर्स को अगर हम बताएं तो हम इसमें माहिर हो सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पर अपनी जो खासियत है उन्हें ले जा सकते हैं। यही पर्पस है इस स्कीम का भी, जिसमें हम यूथ को इकट्ठा करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे उस पर्सपेक्टिव, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में, सो दैट वो टूरिज्म को बूस्ट कर सके। यस, अगेन वन मोर न्यूज आइटम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बट थोड़ी फैक्चुअल नेचर की है, कि अभी क्या हुआ है कि मिनिमम वेजेस जो लोगों के होते हैं उन्हें फिक्स किया गया है, मीन्स रिवाइज किया गया है। पहले इससे कम थे, अब थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। अब इसको 4 कैटेगरीज में हम अपने काम को डिवाइड करते हैं, विच इज पहले अनस्किल्ड वर्क। अनस्किल्ड वर्क स्पेशली हम बोलते हैं जैसे हाउस क्लीनिंग का वर्क हो गया, स्वीपिंग का वर्क हो गया, इन सब वर्क को हम बोलते हैं अनस्किल्ड वर्क। इनका जो मिनिमम वेज है इट इज 783 रुपीज पर डे। मिनिमम इतना वेज तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद सेमी स्किल्ड वर्कर, जिनके पास कुछ मैनुअल वर्क भी है और कुछ प्रोफेशनल वर्क भी है, इनको हम बोलते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर। इनके लिए जो वेज फिक्स किया गया है दैट इज 868। उसके बाद वी हैव द स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर एज वी हैव द टीचर्स, द लॉयर्स, ये सब स्किल्ड है बिकॉज दे आर हैविंग अ प्रोफेशनल डिग्री विद देम, so they are skilled work. तो इनका लिए जो वेज है मिनिमम विच इज 954 रुपीज पर डे। देन हाईली स्किल्ड में इसको हम रिलेट कर सकते हैं विद द क्यूलिनरी सेक्टर, जो कि डिसीजन मेकिंग क्लास है, जो कि
टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव क्लास है उनसे, और उनका वेज है 1035 रुपीज पर डे। जैसे कि हमें पता है कि वी हैव टू मेंटेन मिनिमम वेजेस, अदरवाइज ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स स्टार्ट हो जाता है। तो मिनिमम वेजेस को स्पेसिफाई करना एक बहुत ही फंडामेंटल ड्यूटी भी है हर कंट्री की, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हर कोई काम तो ले लेगा बट द मनी विल नॉट बी पेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो वर्कर की, हमने इन वेजेस को रिवाइज किया है so that it is very well defined. I hope I am clear till now. Yes, most of the things we have covered till now. Ab last में we are just left with some important days. So let's get started with the important days of October. सबसे पहले October 1. October 1 को we have celebrated as NPS Day. What does NPS mean? National पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी मैकेनिज्म की। इसमें क्या होता है, देखिए इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं साथ में ओपीएस के साथ, जो कि थी ओल्ड पेंशन स्कीम, व्हिच इज ओल्ड पेंशन स्कीम। एनपीएस क्या है? न्यू पेंशन स्कीम। अब ओल्ड और न्यू में क्या फर्क है? ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं, उनकी लास्ट मंथ की जो सैलरी थी उसका 50% उनको एज पेंशन दिया जाता था टिल ही सर्वाइव। ओके, बट न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि जब हम सर्विस में होते हैं, जब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सर्विस में है, तभी वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर देयर पेंशन। इक्वल पार्ट जो है वो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। इससे क्या होता है कि एक फंड तैयार हो जाता है, उस फंड में से ही कुछ मनी पेंशन के रूप में एम्प्लॉय को बाद में दी जाती है आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो ये बेसिक फर्क है एनपीएस में और ओपीएस में। ये रिसेंटली बड़ा न्यूज में रहा है क्योंकि बहुत सी स्टेट लाइक पंजाब ये रिवर्ट कर रही हैं टू एनपीएस, फ्रॉम एनपीएस टू ओपीएस। लेकिन इसे बोला जा रहा है कि ये फिजिकल सुसाइड है, क्योंकि ये फिजिकली वैल्यूएबल बहुत ज्यादा बर्डनसम हो जाता है स्टेट्स के लिए, क्योंकि सारा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। जबकि न्यू पेंशन स्कीम में बर्डन थोड़ा सा शेयर हो जाता है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द गवर्नमेंट। तो इसलिए एनपीएस डे किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर 1 को। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये न्यूज में था। ओके, दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ओल्डर पर्सन मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका दिन। यस, हम वी ऑफन, इंडिया की तो ये एक सभ्यता ही है दैट वी टेक केयर ऑफ आवर एल्डर्स, और ये हमारा एक बड़ा ही हिस्टोरिक एंड बड़ा स्पेशल मार्क है दैट वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ, दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर एल्डर्स। तो उन एल्डर्स की ही कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके एक्सपीरियंस को कमेमोरेट करने के लिए, उनकी एक्सपीरियंसेस को, उनकी लर्निंग्स को अपने अंदर इनकलकेट करने के लिए हम ये डे मना रहे हैं अक्टूबर 1 को ही। अब ये डे इसलिए भी न्यूज में है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि अभी तो इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड में है बाय 2040, लेकिन 2050 तक आते आते हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करने लग जाएगी और जो एज ओल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ने लग जाएगी। 20% जो डेमोग्राफी है हमारे इंडिया की वो ओल्ड एज पर्सन की हो जाएगी बाय 2050। इसलिए एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाते हैं ऑन अक्टूबर 1। ठीक है। सेकेंडली, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस अक्टूबर 2। देखिए याद आ गया, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? हाँ, पणजी गए थे, वो तो मुझे पता है इन द दृश्यम मूवी, बट अक्टूबर 2 में इसके अलावा भी कुछ हुआ। इट इज द गांधी जयंती। The whole country, India specifically, celebrate. It is celebrated worldwide, but for our, the father of our nation is very special. तो हम अक्टूबर 2 को सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये गांधी जी की जो फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस, अहिंसा की, उसको कमेमोरेट करने के लिए हम इस डे को बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अक्टूबर 2। देन अक्टूबर 4, डायरेक्टली वी आर जंपिंग टू अक्टूबर 4। इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल डे। एनिमल्स की जो कंट्रीब्यूशन है, एनिमल्स को जो कंजर्व करने की नीड है,
स्पेसिफिकली आज के टाइम में उन सबको देखते हुए वी सेलिब्रेट October 4 एज द वर्ल्ड एनिमल डे। इसका थीम क्या था इस बार का? द वर्ल्ड इज देयर होम टू। ये एक मैसेज है ह्यूमैनिटी के लिए कि ये वर्ल्ड जितना हमारा है उतना एनिमल्स का भी है। So we should refrain from poaching, smuggling, etc. of animals and focus on their conservation. Then October 5, it is celebrated as World Teachers Day. World Teachers Day. अब इसको September 5 से कंफ्यूज नहीं करना। जब हम इंडिया में टीचर्स डे मनाते हैं, ये वर्ल्ड का है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जो हम मनाते हैं 5 सितंबर को, दैट इज फॉर द कमेमोरेशन फॉर द कंट्रीब्यूशन of Dr. S. Radhakrishnan in the field of education। हम उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में हम टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, क्योंकि उस दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। लेकिन ये जो वर्ल्ड टीचर्स डे है, ये पूरे इंटरनेशनली मनाया जाता है टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन आवर सोसाइटी। उसके बाद गंगा रिवर डॉल्फिन डे, October 5। अगेन October 5 को वी हैव अनदर डे। एक तो हो गया कौन सा? वर्ल्ड टीचर्स डे, और दूसरा क्या है? गंगा रिवर डॉल्फिन डे। गंगा रिवर जो डॉल्फिन है, हमें पता है कि वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो उसका जो डे है वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वी हैव दिस गंगा रिवर डॉल्फिन डे। देन ऑन October 7 वी हैव वर्ल्ड कॉटन डे। इस बार थीम क्या था? कॉटन फॉर गुड। इंडिया में कॉटन ग्रो कहाँ होता है? अगर मैं देखूं तो ये ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है, इस रीजन में स्पेसिफिकली हम कॉटन की खेती करते हैं। और कॉटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंट्री लाइक अस, क्योंकि कॉटन जो है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का भी एक सिंबल रहा है। तो एक हिस्टोरिकल रूट्स भी हैं और इकोनॉमिकली भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कॉटन डे वर्ल्ड लेवल पर कब कब मनाया जाता है? और October 7। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स वर्ल्ड हैबिटेट डे। हैबिटेट क्या होता है? आर सराउंडिंग, जहां हम रहते हैं। तो अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो द कंसर्न टू अकोमोडेट ऑल वो भी बढ़ रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वी हैव दिस वर्ल्ड हैबिटेट डे, ताकि जो फास्ट और सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ है हम उसको मैनेज कर सके। अर्बनाइजेशन फास्ट भी तो हो रही है बट सस्टेनेबल भी हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हैबिटेट डे। सो टिल दिस we have completed the major headlines of the day। अब एक quick recapitulation है in the form of some MCQs। I hope you will definitely be able to answer them, because we have really dealt with every news item in quite a detailed manner। So the first question is 16th BRICS Summit कहाँ organize किया गया? Very simple। Is it in Beijing or in New Delhi or in Kazan or in Johannesburg? Yes, it is in Kazan, Russia। You are right। Then the next question, इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? Yes, not a classical language। So the option is प्राकृत, संस्कृत, पाली और पंजाबी। अभी हम पढ़ के आए हैं कि प्राकृत लैंग्वेज जो कॉमन लोग बोलते थे, इन एडिशन टू दी संस्कृत के अलावा जो प्राकृत जो कॉमन लोग बोलते थे, संस्कृत के ही काउंटर पार्ट बोल सकते हैं। फिर पाली लैंग्वेज जिसमें बुद्धिस्ट सर्मन्स हमें मिलते हैं। तो ये तीनों जो है ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो कौन सी नहीं हुई? पंजाबी। पंजाबी लैंग्वेज इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ट्रेकोमा। वी हैव रिसेंटली रेड कि इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फ्री ऑफ ट्रेकोमा। तो आप मुझे बताइए, ट्रेकोमा इज अ डैश डिजीज। क्या ये एक वायरल डिजीज है, मतलब ये वायरस से फैलती है, कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये फंगल, या नन ऑफ द अबव? यस, द आंसर इज राइट, इट इज एंड बैक्टीरियल डिजीज। इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। देन नेक्स्ट, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? वेरी सिंपल, हमने रिसेंटली अभी जो न्यूज आइटम पढ़ी है इसमें बताया है कि उस सेम स्टेट में एक और टाइगर रिजर्व की अनाउंसमेंट हुई है। इट इज बिहार। ऑब्वियसली इट्स बिहार, जहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहले से है। ठीक है, अब अगेन नॉट करेक्ट। काइंडली रीड दीज थिंग्स वेरी फोकस्डली, बिकॉज यहां से गलती के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द पीएम इंटर्नशिप स्कीम वो करेक्ट नहीं है। हम एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं आसान से। अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 5,000 rupees is to be given to the intern. Okay. Duration of internship will be 12 months. Okay. Then individual from a family of government servant can apply. Okay, देखते हैं। Age specified as 21 to 24 years. Okay. बेसिकली जो फैक्ट्स हैं ये भी फैक्ट हमने पढ़ा है लेकिन इनडायरेक्टली हमने पढ़ा था कि 4,500 जो है गवर्नमेंट देगी और 500 रुपीज जो है वो कंपनी देगी, सो इट कम्स आउट टू बी 5,000। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज करेक्ट। तो ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है। फिर ड्यूरेशन जो है 12 मंथ, यस राइट, यही बताया था। उसके बाद एज भी यही बताई गई थी। तो अब सी ही ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिकली ये बताया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी फैमिली में से कोई अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसलिए स्टेटमेंट सी इज डायरेक्टली रॉन्ग। और अगर आपको वो डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं भी कर रही तो भी फर्स्ट सेकंड तो रॉन्ग है और फोर्थ भी, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी सी। क्वेश्चन, गंगा रिवर डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? अभी आई हैव टोल्ड कि गंगा रिवर जो है, जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, जो वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो ये याद करना हमारे इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑन October 5, so this is the correct answer. I hope these questions were clear to all of you. So thank you everyone for today's class. You have been very patiently listening to the video. Thank you for your time and I hope I added some value to your preparation. इस वीडियो के सब पार्ट भी आएंगे जिसमें हम बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन इश्यूज को डील करेंगे। So till then, stay tuned. Take care of yourself and your family. Thank you. Have a nice day ahead.